नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। सुबह सवेरे की हम शुरुआत करेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। कहां पे कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है और आज क्या कुछ खास रहने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कमिश्नर प्रणाली की रायपुर में, क्योंकि आज से कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई। बड़ी खबर, डॉक्टर संजीव शुक्ला रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। कई अन्य अफसरों के तबादले भी किए गए हैं। तो डॉक्टर लालूमेद सिंह एसएसपी जशपुर, शशि मोहन सिंह एसएसपी रायगढ़ होंगे, राम गोपाल गर्ग बिलासपुर के आईजी होंगे, दिव्यांग पटेल एसपी होंगे रेल रायपुर, बालाजी राव आईजी होंगे राजनाथ गांव, अभिषेक शांडिल आईजी होंगे दुर्ग के। तो बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है। एक तरफ तबादले और दूसरी तरफ नई जिम्मेदारी। तो फिर से आपको बता दें कि संजीव शुक्ला को कमान मिली है पुलिस कमिश्नर की। संजीव शुक्ला को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और 15 आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर भी किया गया है। लाल उमेद सिंह एसएसपी रायपुर के जशपुर भेज दिए गए हैं। श्वेता ग्रामीण एसपी बना दी गई हैं। तो प्रशासनिक स्तर पर एक बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। बड़ी खबर, साल 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं संजीव शुक्ला, जिनको रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो दो हिस्सों में शहर की पुलिस और ग्रामीण की पुलिस आज से बट जाएगी। आज से कमिश्नरेट सिस्टम रायपुर में लागू हो जाएगा और इसके तहत जो पहले अधिकारी होंगे, जिनकी जिम्मेदारी जिनके कंधे पर होगी, वो होंगे संजीव शुक्ला। तो संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। इसके पहले वो आईजी रह चुके हैं बिलासपुर रेंज के। अपनी लंबी सेवाएं वो पुलिस विभाग में दे चुके हैं। श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा रायपुर एसपी जो ग्रामीण हैं उनकी होंगी। अमित तुकाराम कामले आईपीएस 2009 के हैं, कांकेर से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त होंगे। रायपुर नगरी बनाए गए हैं वो। रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह को जशपुर भेजा गया है, उनका ट्रांसफर किया गया है। एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से ही आ रही है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ओडिशा और एमपी से गिरफ्तारियां हुई हैं। तो बड़े स्तर पर 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साइबर सेल थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज है और देश भर के ऐसे 66 साइबर सेल थाने हैं जहां पे इन अपराधियों के खिलाफ पहले से मर्ग कायम है। तो साइबर क्राइम करने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत किया गया। साइबर रेंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो आरोपी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ये गिरफ्तार किए गए हैं और अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगे हुए दूसरे राज्यों से गिरफ्तारी हुई। ओडिशा, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, इन जगहों से ये आरोपी गिरफ्तार हुए। इन्होंने अपना जाल पूरे जगह पर बिछा के रखा हुआ था। लगातार लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, लेकिन पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए साइबर सेल ने 11 ऐसे आरोपियों को धर दबोचा है जो कि अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार हुए हैं। और देखिए बड़ी बात क्या है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ और आसपास की सीमाओं पर ही इनके अपराध कायम नहीं थे, बल्कि देश भर में 66 ऐसे थाने हैं जहां पे इनके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज थी और इसके आधार पे साइबर रेंज पुलिस ने कार्रवाई की है। और चलिए बात करेंगे हम यूपी के प्रयागराज की, जहां से एक विवाद शुरू हुआ था। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और यूपी सरकार के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा है। मौनी अमावस्या वो मौका था जब स्नान को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज के माघ मेले में धरने पर ही बैठे हैं। प्रशासन से लगातार उनकी लड़ाई चल रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को सनातन के लिए बुरा बताते हुए इनकी आलोचना भी कर दी। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ का अब जवाब आया। वो कह रहे हैं कि कई कालनेमी धर्म की आड़ को लेकर सनातन को कमजोर कर रहे हैं। धर्म के खिलाफ आचरण करने वाला सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, ये योगी का कहना है। बता दें आपको कि हरियाणा के सोनीपत में योगी आदित्यनाथ ने अब नाम लिए बगैर अभी मुक्तेश्वरानंद पर हमला बोला है, जवाबी हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा है कि धर्म केवल वेश या शब्दों में नहीं होता है, बल्कि आचरण में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सनातन को कमजोर करने वालों को कालनेमी तक करार दे दिया। योगी ने कहा कि संत के लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि होते हैं। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी होती है, राष्ट्र उसका स्वाभिमान होता है। तो फिर अभी मुक्तेश्वरानंद ने पूछ लिया कि कौन है कालनेमी, ये योगी को बताना चाहिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए
धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। अपने बयानों को लेकर विवाद में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब कानूनी पचड़े में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन पर व्यास गद्दी से सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लग गया है। शास्त्री के खिलाफ दलित पिछड़ा समाज संगठन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने शिकायत की है। जी हाँ, संगठन का आरोप क्या है? आरोप यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री व्यास की गद्दी पर बैठकर सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। जी हाँ, शिकायतकर्ताओं ने तो कथाओं के वीडियो और दूसरे सबूत भी सौंप दिए हैं। आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाकर डीजीपी से कार्रवाई करने की मांग की। संगठन का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास, सांप्रदायिकता और झूठे इलाज को बढ़ावा देते हैं, समाज और मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इस संबंध में संगठन ये भी कह रहा है कि शिकायत के बाद स्थानीय स्तर पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173(4) के तहत राजधानी पहुंचेंगे और शिकायती आवेदन देना पड़ रहा है उनको। तो सवालों में है अब जवाब देने वाले बाबा, जो मंच से तमाम सवालों का जवाब देते हैं, अब उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। बाबा पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा है, एक बेहद गंभीर आरोप लगा है। नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत उनके खिलाफ शिकायत की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री की कई संगठन ने शिकायत की है, भीम आर्मी ने शिकायत की है, दलित पिछड़ा समाज संगठन है, आजाद समाज पार्टी है जिसने शिकायत की है धीरेन्द्र शास्त्री की। आरोप लगाए कि वो मंच पर बैठे बैठे लोगों को भड़काने का काम करते हैं। उनके वीडियो को शिकायत का आधार बनाया गया है और उस वीडियो को बकायदा थाने में पेश भी किया गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जो लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है, इस नाराजगी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है पर्ची वाले बाबा के ऊपर। सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप, सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं संगठन के लोग और विवादों में अब नजर आ रहे हैं बागेश्वर बाबा। तो हिंदू राष्ट्र के कट्टर समर्थक माने जाते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में वो कई पदयात्रा निकाल चुके हैं, दिल्ली से लेकर आगरा तक भी उनकी पदयात्रा हो चुकी है। और अगर पदयात्राओं के इतर आप देखें तो लगातार वो हिंदू राष्ट्र के लिए अलख जगाने का काम करते रहे हैं, हिंदू भाई बहनों को जागने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। हनुमान जी के परम भक्त माने जाते हैं, बालाजी की वो पूजा करते हैं, जहां पे बालाजी की स्थापना पीठ में उनके की गई है छतरपुर में। वहां पे बाबा के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ लगती है। जब भी उनका चमत्कारिक दरबार होता है तो वहां पे भी काफी भीड़ लगती है। इस दौरान कई तरह के बयान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के देखने को मिलते हैं। पर्ची निकालते हैं, वो पर्ची निकालकर समस्याओं का समाधान भी करते हैं। लेकिन इसी बीच अब उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ऐसे वैसे नहीं, उन पर आरोप यह है कि वो सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा चाईबासा के घने जंगलों से एक बड़ी खबर आ रही है। गुरुवार की सुबह छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुंभीडी गांव के पास सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई है। जी हां, इसमें 16 नक्सली अब तक ढेर हुए हैं। 11 नक्सलियों की शिनाख्ती हो चुकी है। ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों को 1 करोड़ का इनामी माओवादी नेता अनल मारा गया है। झारखंड, ओडिशा और एनआईए का मिलाकर सभी नक्सलियों पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली वहां पे साजिश रच रहे हैं। इसके बाद घेराबंदी शुरू की गई। गुरुवार की सुबह से पूरे क्षेत्र में रुक रुक कर फायरिंग लगातार जारी रही। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा है, अपने कंट्रोल में कर लिया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल और बैकअप की टीम को रवाना कर दिया गया ताकि नक्सलियों के भागने के सभी रास्ते बंद किए जा सके। आपको बताते हैं कि अनल कौन है। सीसी मेंबर जो अनल था 149 घटनाओं का मास्टरमाइंड था। इस मुठभेड़ में 1 सीसी मेंबर, 2 एसजेडसी और बीजेएसएटी और 4 एसीएम के साथ ही 1 आरसीएम और 2 पार्टी सदस्य कैडर के नक्सली मारे गए हैं।
उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार से पुरखौती मुक्तांगन में साहित्य उत्सव का आगाज होने जा रहा है। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा के सभापति हरिवंश शामिल होंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में देश और प्रदेश के 120 साहित्यकार, बुद्धिजीवी और रचनाकार शामिल हो रहे हैं। 3 दिन में कुल 42 सत्रों का आयोजन होगा। क्या कुछ होगा खास साहित्य उत्सव में, एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध राज्य। यहाँ लोक कला, लोक भाषा और साहित्य की एक सशक्त परंपरा रही है। चूँकि साहित्य किसी भी समाज की आत्मा होता है, बौद्धिक चेतना को जागृत करने का सशक्त माध्यम होता है। राजधानी में छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 23, 24 एवं 25 जनवरी 2026 को रायपुर साहित्य उत्सव कराने का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरा कर लिए हैं। अब राजधानी रायपुर में एक बड़ा साहित्यिक जलसा होने जा रहा है। इस 3 दिवसीय साहित्यिक उत्सव में देश एवं प्रदेश के लगभग 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकारों का आगमन होगा। आयोजन के दौरान कुल 42 साहित्यिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और बौद्धिक विषयों पर गहन विमर्श किया जाएगा। साहित्य उत्सव के सत्रों में बौद्धिक विमर्श, भारतीय ज्ञान परंपरा, संविधान, सिनेमा और समाज, देश में नव जागरण साहित्य में, साहित्य इतिहास के झरोखे में, साहित्य शैक्षणिक संस्थानों में भाषा और साहित्य का स्तर जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा, जो वर्तमान समय की बौद्धिक आवश्यकताओं को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त नाट्य शास्त्र एवं कला परंपरा, साहित्य और राजनीति, समकालीन महिला लेखन, जनजातीय साहित्य, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, पर्यटन, पत्रकारिता और शासन जैसे विषयों पर भी विशद परिचर्चाएं आयोजित की जाएगी। साथ ही प्रकाशकों की चुनौतियां, डिजिटल युग में लेखन और पाठक जैसे समसामयिक विषय भी विमर्श के केंद्र में रहेंगे। साहित्य उत्सव का शुभारंभ 23 जनवरी 2026 को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कुमुद शर्मा की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। साहित्य उत्सव का समापन 25 जनवरी 2026 को होगा, जिसमें राज्य सरकार के मंत्रीगणों के साथ साथ डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी एवं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जैसी प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विभूतियां विशेष रूप से शामिल होंगी। साहित्य उत्सव के दौरान 23 जनवरी को सायंकाल 7 बजे से प्रख्यात साहित्यकार एवं रंगमंच कलाकार मनोज जोशी द्वारा चर्चित चाणक्य नाटक का विशेष मंचन किया जाएगा, जो आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा। इसके साथ ही महाभारत धारावाहिक में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज तथा सिनेमा जगत के जाने माने निर्माता निर्देशक अनुराग बसु भी साहित्यिक उत्सव में सहभागिता करेंगे। 24 जनवरी को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में विशेष काव्य पाठ का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बोली के प्रमुख कवि रामेश्वर वैष्णव, रामेश्वर शर्मा, मीर अली, शशि सुरेंद्र दुबे उपस्थित रहेंगे। लोकगीत सत्र में डॉक्टर पीसी लाल यादव, शकुंतला तरार, बिहारी लाल साहू और डॉक्टर विनय कुमार पाठक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। हमारा छत्तीसगढ़ संस्कृति और साहित्य के हिसाब से बहुत समृद्ध रहा है। यहाँ पर महात्मा राज सप्रे जी, सहमती सीधी आदि अन्य साहित्यकार रहे हैं और वर्तमान में विनोद कुमार शुक्ल जी को भारतीय ज्ञानपीठ मिलना भी छत्तीसगढ़ के बड़ा सौभाग्य का विषय। नवा रायपुर की धरती पर शब्दों का उत्सव सज रहा है। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 23, 24 और 25 जनवरी को कविता, कहानी और संवाद एक ही मंच पर अपने सबसे सुंदर रूप में सजीव होंगे। साहित्यकारों की परिचर्चाओं एवं सत्रों के लिए आयोजन स्थल पर 4 मंडप बनाए गए। मुख्य मंडप का नामकरण ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के एकमात्र साहित्यकार स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर किया गया है। दूसरे मंडप का नामकरण पंडित श्याम लाल चतुर्वेदी, तीसरे मंडप का नामकरण बस्तर के गौरव साहित्यकार
लाला जगदलपुरी तथा चौथे मंडप का नामकरण साहित्यकार अनिरुद्ध नीरव के नाम पर किया गया है। 24 जनवरी को डिजिटल युग में एआई विषय में सत्र में डिजिटल युग के लेखक और पाठक उपनिषद से एआई तक साहित्य की यात्रा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर साय सरकार की इस प्रशंसनीय पहल से छत्तीसगढ़ के स्थानीय साहित्यिक प्रतिभाओं को नया मंच मिलेगा। साथ ही पाठक वर्ग को भी नया साहित्य पढ़ने का मौका मिलेगा। विद्वान साहित्यकार और लेखक मंच से विभिन्न विषयों पर विमर्श करेंगे, जो कि समाज को दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईरिश न्यूज। और चलिए अब बारी है सीएम राउंड अप की। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल में जिस तेजी के साथ औद्योगिक विकास हुआ, उसका सकारात्मक प्रभाव दावोस में देखा गया। दावोस में विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें और चर्चा हुई। मध्य प्रदेश और वैश्विक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन क्षेत्र की संयुक्त अरब अमीरात की अग्रणी कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी, आईटी, टूरिज्म सहित सभी सेक्टर्स में विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का पावर हब बन चुका है। प्रदेश में पंप स्टोरेज, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दावोस इकोनॉमिक फोरम में मालदीव के मंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद सईद के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। उद्योग क्षेत्र में साझेदारी के लिए डॉक्टर सईद ने बताया कि उनके देश में टूरिज्म के अलावा मत्स्य पालन, आईटी, हेल्थ जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन एनर्जी के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, खास करके हमारे लिए पोल्ट्री में भी, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री और इस सब में भी बड़ी संभावना है और हम आपस में मिलकर के इसमें बड़े अच्छे ढंग से व्यापार करेंगे। हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पर्याप्त बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम देश के मध्य में, इसीलिए सभी प्रकार के वाहन अगर निर्माण होता है, ईवी वाले, तो वास्तव में हमारे यहाँ कई सारे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं और भारत में मध्य प्रदेश एक उनका हब बन रहा है और उसमें कई सारे लोग नए एमओयू करके भी हमसे इस दिशा में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में बुधवार को दावोस में मध्य प्रदेश और वैश्विक लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन क्षेत्र की संयुक्त अरब अमीरात की अग्रणी कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू में डीपी वर्ल्ड द्वारा मध्य प्रदेश में निवेश और सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। यह पहल राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में अहम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज, भोपाल। बढ़ेंगे आगे। उज्जैन से आ रही है बड़ी खबर। तराना में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया है। दोनों पक्षों ने पथराव कर दिया है। पथराव करके बसों में तोड़फोड़ की गई है। कई बसों के शीशे तोड़े गए हैं। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रही है, जहां पे पथराव की घटना देखने को मिली है। बसों के शीशे तोड़ दिए गए। 1-2 नहीं बल्कि कई बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से वहां पे बीती रात उत्पाद हुआ है। लोग पत्थर बरसाते रहे। जांच कर रही है पुलिस की आखिर ये उत्पादी कौन है, ये 2 पक्ष कौन है जो आपस में भिड़ गए थे, किस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था कि नौबत पथराव तक पहुंच चुकी है और पत्थरबाजी के दौरान कई बसों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर धमतरी से है। अचानक से रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया छत्तीसगढ़ का जवान। आर्मी का जवान रहस्यमयी तरीके से लापता हुआ है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सियावा थाना क्षेत्र में ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पंजाब के जालंधर में ये जवान ड्यूटी पर तैनात थे और अचानक से गायब हो गए हैं। 21 दिसंबर को छुट्टी बिता के अमृतसर एक्सप्रेस से वापस रवाना हुए थे ड्यूटी पर और अचानक से फिर लापता हो गए। तो छत्तीसगढ़ के एक जवान जो कि अमृतसर में काम कर रहे थे, छुट्टी बिताने घर आए थे, लौट रहे थे वापस और अचानक से अब लापता हो गए।
सौम्या यादव संवाददाता हमारे साथ धमतरी से जुड़ गई हैं, ज्यादा अपडेट देंगी इस खबर पर। सौम्या, क्या जानकारी मिल पा रही है? परिजनों के हवाले से गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, आखिर कहां चले गए जवान? जी, फिलहाल जो है आर्मी जवान का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिले का ही रहने वाला है ये आर्मी जवान, जो कि इनका नाम सत्येंद्र सांडिल्य है। ये भीतरराज का रहने वाला है और 21 दिसंबर 2025 को जो है अमृतसर एक्सप्रेस से अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए ये निकले हुए थे, लेकिन 2-3 दिन बीत गए हैं और जवान जो है अपने समय पर अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए हैं जालंधर में, जहां पर ये ड्यूटी पर तैनात है। वहीं इसके बाद जो है सेना के अधिकारियों ने जवान के घर पर कॉल किया और कॉल करके जो है जानकारी दी कि जवान अभी तक ड्यूटी पर नहीं आए हैं। उसके बाद फिर जब परिजन को इसकी सूचना मिली तो वो तुरंत जाके सिहावा थाने में इसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं। और वहीं आपको बता दूं कि 21 दिसंबर को ये जाने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन अभी तक ये नहीं पहुंच पाए हैं। सौम्या, लोकेशन आखिर कहाँ दिखाई दे रही है? क्या पुलिस कुछ कह रही है, कुछ बता रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक जो है जवान की तलाश में तो जुटी हुई है, लेकिन उनकी आखिरी जो लोकेशन है वो पंजाब में ट्रेस हो रही है। जी ठीक है सौम्या, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट्स होंगे जवान की गुमशुदगी से जुड़े हुए, उनके लापता होने से हम आपसे लेते रहेंगे। जब उनका पता चलेगा आपके माध्यम से जानकारी आगे हम पहुंचाएंगे दर्शकों तक भी। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही सुबह सवेरे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।